ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। यहाँ तक हो गया था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो भी आप लोग का था वो दोनों लगभग सिमिलर थे। मतलब अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करूँ तो दोनों के कैलकुलेशन सिमिलर थे। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर दोनों में जो आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो सेम है, मतलब कि फिक्स है, कांस्टेंट है। मगर अगर हम लोग बात करें इक्विटी की, यहाँ पर आपका डिविडेंड कांस्टेंट नहीं होगा। अ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस जो प्रीवियस ईयर में जो आपको डिविडेंड मिला है इक्विटी शेयर में, नेक्स्ट ईयर वही डिविडेंड उतना ही मिले, ठीक है? तो हाँ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे मैथ जो है चेंज हो जाता है। वही है कि यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपके इक्विटी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड जो है कौन से मेथड के लिए आप जाओगे, ठीक है? जैसे कहीं-कहीं पर होगा, जैसे यहाँ जो आपका डिविडेंड है वो वहाँ पे वो हर 1 साल वो एक ही रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे अलग मेथड होगा। और दूसरे में दूसरे कुछ अलग तरह से मूवमेंट हो रहे हैं। तो वो ख़ैर वो हम लोग अभी देखेंगे कि अलग-अलग तरीके से कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले बात करते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड या डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड की, ठीक है? According to this method, the cost of equity capital is the discount rate that equate to present value of expected future dividend per share with the net proceed of share। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका है वो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी। देखिए, अगर एक तो डिविडेंड, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर सॉरी, डिविडेंड या फिर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अगर आपको सपोज जो कॉस्ट है वो प्रीवियस ईयर के लिए निकालनी है, तो जो भी करंट डिविडेंड है वो अगर आपको फ्यूचर के लिए निकालनी है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है कि भाई फ्यूचर में जो आपका इक्विटी आपने लिया हुआ है उस सॉरी जो इक्विटी आपने जो कंपनी ने इशू किया गया है उसको फ्यूचर में कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, उस इक्विटी के लिए। तो उसके लिए आप एक्सपेक्टेड मतलब कि फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलने वाला है वो डिविडेंड डिवाइडेड बाई जो आपका नेट प्रोसीड पर शेयर है या फिर मार्केट प्राइस जो भी है, ठीक है? नेट प्रोसीड आप लोग समझ रहे होंगे, मार्केट प्राइस जो उस समय मार्केट चल रहा है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के लिए ऊपर कि आप क्या चीज के साथ जाओगे, नेट प्रोसीड के साथ जाओगे या मार्केट प्राइस के साथ जाओगे। वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या फिर नेट प्रोसीड। ओके, ये है डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ABC Limited has disbursed dividend of rupees 25 on each equity share of 10, ठीक है। जो ABC लिमिटेड है ये 25 रुपीज ये डिविडेंड दे रहे हैं और इक्विटी जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, रियलाइज नहीं है, ये भी मार्केट प्राइस भी नहीं, जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, ठीक है, इक्विटी शेयर। लेकिन डिविडेंड कितना मिल रहा है? 25 रुपए मिल रहा है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 60। जो करंट मार्केट प्राइस है वो 60 रुपए है। इस समय जो मार्केट प्राइस है 60 रुपीज है और जो डिविडेंड मिला है वो 25 रुपीज है, ठीक है। तो हमको इन्हीं दोनों से काम है, हमको फेस वैल्यू से कोई काम नहीं है हमको, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड मिल रहा है यानी 25 डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 यानी 41.67%, ये आपका कॉस्ट लग रही है इक्विटी कैपिटल के लिए, ठीक है। सर नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है?
नेट प्रोसीड से मतलब है जो भी, जैसे कि अगर कोई सपोज कंपनी ने इशू किया शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर इशू किया, तो उसको कितने पैसे उसको मिल रहे हैं वो आप उनका नेट प्रोसीड है, आफ्टर एक्सपेंडिचर्स या फिर आफ्टर डिस्काउंट अगर कोई दे रहा है तो वो, खैर वो तो जो है अभी इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस अगर दिया गया है तो हम लोग मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस यस नहीं दिया गया तो उस समय हम लोग नेट प्रोसीड के साथ जाएंगे। ओके सर। अगर दोनों चीजें दी गई है फिर हम लोग मार्केट प्राइस के साथ ही जाएंगे। ओके, ओके सर। जैसे कि अभी सपोज कोई इक्विटी है, वो 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, उसी तरह वही चीज है जैसे हम लोग ने अभी बॉन्ड में पढ़ा था कि 100 रुपीज का सपोज इक्विटी शेयर है, उसको प्रीमियम पर इशू किया गया। ठीक ठीक है, 110 का पे इशू किया गया। ज्यादातर इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पर ही इशू किए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, 110 रुपीज में इशू किया गया। जैसे ये जो क्वेश्चन में इक्विटी है वो 10 रुपए का है, फेस वैल्यू 10 रुपए है इस समय, लेकिन मार्केट प्राइस 60 रुपए है। हो सकता है ये 10 रुपए का है, इसको प्रीमियम मिला के 30-40 रुपए का इशू किया गया होगा और अभी इस समय प्राइस 60 रुपए है। इस तरह से होता है। तो वही चीज है, नेट प्रोसीड मतलब कितने पैसे कंपनी को मिल रहे हैं। 10 रुपए फेस वैल्यू, 20 रुपए पर इशू किया गया, ठीक है, और 5 रुपए मान लो एक्सपेंसेस थे उनके, तो 5 रुपए माइनस कर दो, यानी कि 15 रुपए नेट प्रोसीड है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अ कंपनी इशूज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पर देखिए प्रीमियम पर इशू कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, यानी जो क्वांटिटी है इक्विटी शेयर की वो है 1000, और जो प्राइस है, ठीक है, फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज, लेकिन उसको प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं यानी 110 पे इशू कर रहा है। ठीक है, द कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर पोस्ट 5 यील्ड। ठीक है, तो कंपनी जो है अभी 20% उनको पे कर रही है, डिविडेंड जो है वो 20% जो है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड, एंड एक्सपेक्ट द मेंटेन द सेम इन फ्यूचर। तो ये बोल रहा है 20% ही जो है वो मेंटेन कर रहा है, 20% लास्ट 5 ईयर से दे रहे हैं और वही वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है। Good cost of equity capital, will it take any difference if market price of equity share is 160? यहाँ देखिए दोनों चीजें बता दिया है। ये बोल रहे हैं कि दोनों मतलब आप बताओ कि नेट प्रोसीड अगर इतना है तो उस समय आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, और अगर मार्केट प्राइस 160 होता है तो उस सिचुएशन पर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा। यानी आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, यानी नेट प्रोसीड से भी कैलकुलेट करना है और मार्केट प्राइस से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको इधर नेट प्रोसीड सबसे पहले हम लोग लेते हैं। नेट प्रोसीड है आपका 100 रुपीज आपका फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम पर इशू किया गया, यानी 110 आपका नेट प्रोसीड हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, नेट नहीं प्रोसीड। सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ पर देखो दो फॉर्मूला आप मैंने बताए थे। अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करना है, और सपोज जो है मैंने अभी स्टॉक इशू किया, ठीक है, कंपनी ने इशू किया और उस समय उनको प्रीमियम पर इशू किया। ठीक है, तो और उस समय उन्होंने प्रीमियम पे इशू किया और उन्होंने 20% सपोज डिविडेंड दिया, तो अभी मुझे नहीं पता मार्केट प्राइस कितना हो रहा है, तो मैं मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी डिविडेंड है उसको डिवाइड कर दूंगा नेट प्रोसीड से। ठीक है, वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अगर सपोज मार्केट प्राइस आपका बढ़ जाता है या फिर कम रहता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर मार्केट प्राइस दिया गया है तो आप मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करेंगे, फिर नेट प्रोसीड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर दोनों चीजें क्वेश्चन में दे दी गई है तो आप मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस आपका करंट जो आपकी सिचुएशन है, जो करंट स्टेटस है वो बता रहा है ना कि इस समय मार्केट में इक्विटी के क्या प्राइस है। ठीक है, नेट प्रोसीड तो जब आपने स्टॉक को इशू किया था उस समय के प्राइस को बता रहा है, मगर मार्केट प्राइस करंट
सिचुएशन को, करंट स्टेटस को बता रहा है। ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट आपका मार्केट प्राइस के थ्रू ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें बताई गई हैं। पहले बोला गया कि भाई 1000 इक्विटी शेयर्स थे जिनको 100 रुपीज में इशू किया गया और प्रीमियम यहाँ पे 10% है। ठीक है, और बोल दिया गया कि भाई 20% डिविडेंड दे रहे हैं। और पूछ लिया कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। ठीक है, आसान है, 20 डिवाइडेड बाई जो आपका फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम, यानी कि 100 प्लस 10% यानी कि 110, 20 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 यानी 18.18%, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। Will it make any difference if market price of equity share is 160? ठीक है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मार्केट प्राइस 160 होता है तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ अलग होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हम लोग नेट प्रोसीड को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे किसको? आपका मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम नेट प्रोसीड से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हम मार्केट प्राइस अगर दे दिया तो हम मार्केट प्राइस को ही लेंगे। तो डिविडेंड यानी कि 20 रुपीज डिवाइडेड बाई 160 यानी मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%। ठीक है, अभी बताइए कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? No, sir. ओके फाइन। अच्छा, कोई यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका डिविडेंड हर ईयर, एवरी ईयर वो चेंज हो रहा है, या फिर अभी आपको जो है ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी कि डिविडेंड सब जो है में ग्रोथ कितनी है, फिर उस बेसिस पे आपको इक्विटी का कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, दिस मेथड of calculating cost of equity capital is to substitute earning for dividends when the dividend of firm are expected to grow at a constant rate। लेकिन ये बोल रहे हैं constant rate से आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा है, constant rate से। ठीक है, एक 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 ही रेट से अगर आपका जो है डिविडेंड सॉरी हाँ डिविडेंड ग्रो कर रहा है एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कांस्टेंट, दिस मेथड may be used to compute the cost of equity capital. According to this method, cost of equity capital is based on dividend and the growth rate। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो डिपेंड कर रहा है, वो जो है किसके ऊपर? डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, ये दोनों चीजों को यहाँ कंसीडर करना है। तो ये आपका फॉर्मूला है इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, यानी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड पर शेयर या मार्केट प्राइस, जो भी चीजें आप दी गई हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें कंसीडर की जा सकती है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है उसी तरह जैसे पिछले फॉर्मूले में था। ठीक है, प्लस जी यानी ग्रोथ रेट, रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर केवल चेंज किया है प्लस जी यानी प्लस ग्रोथ का, जो वही वही चेंज हुआ, बाकी फॉर्मूला वही सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, फर्दर इन केस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इज टू बी कैलकुलेटेड, द नेट प्रोसीड शुड बी चेंज विथ मार्केट प्राइस। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है XYZ Limited's share are quoted in stock exchange trading at rupees 120। यानी कि इस समय जो मार्केट प्राइस है XYZ लिमिटेड के शेयर्स की वो है 120 रुपीज। नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, ये नेक्स्ट ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहा है। दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पर, आप नेक्स्ट ईयर को प्रेडिक्ट करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो, या जो इस समय करंट डिविडेंड मिल रहा है उस बेसिस पे आप करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 30 रुपीज पर शेयर, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर 30 रुपए
डिविडेंड देना पड़ सकता है। एंड द सब्सिक्वेंट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 5%। और बोल रहे हैं कि भाई जो आपका ग्रोथ रेट है, यानी हर साल जो ग्रोथ हो रही है डिविडेंड में, वो हो रहा है 5%, मतलब हर साल आपका डिविडेंड 5% से बढ़ जा रहा है। ठीक है, previous year's dividend, ठीक है, the expected to grow annual rate of 5% of the previous year's dividend, what is cost of equity shares। ठीक है, आपको कॉस्ट बतानी है इक्विटी शेयर की। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिविडेंड आपका दिया गया है 30 रुपए, 30 रुपीज, उसको डिवाइड करना है आपके मार्केट प्राइस से, यानी 120 इंटू 100 पिछले क्वेश्चन की तरह आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस आपको 5% और उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 5% और ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 30%। ओके, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करिए आपने, वैसा ही है लगभग लगभग, एक बार कोशिश करिए फिर मैं बताता हूँ। सर ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है सर ये इसलिए कैलकुलेट करते हैं ना कि हमारे पास अभी जो इक्विटी है सर वो उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है। नहीं नहीं नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं है कॉस्ट का मतलब, आपकी मार्केट वैल्यू नहीं। कॉस्ट का मतलब है एक कंपनी को उस इक्विटी के थ्रू फंड रेस करने में कितना पे करना पड़ रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ रहा है ना। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को इक्विटी के थ्रू फंड रेस करने के बाद कितनी कॉस्ट लग रही है, इसको देखो, ये सारे जो भी हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना होना चाहिए आपके बिजनेस का या आपके इन्वेस्टमेंट का। मतलब जितना मैं पे कर रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपेंसेस है, उतने तो मेरे पास आना ही चाहिए ना मिनिमम उतना। अगर मैं 10%, अगर मेरा टोटल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सपोज 20% है, तो 20% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उतना तो मुझे पे करना पड़ रहा है ना। उसके ऊपर मेरा फिर वो जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होगा। ठीक है, तो उतना तो मुझे मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए, मिनिमम मुझे उतना तो चाहिए ही चाहिए। वो चीज कैलकुलेट करने के लिए कि मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है। मेरा डेट से अगर मैं फंड लेके आ रहा हूँ, या फिर जो है मैं इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से, तो उधर मेरे मुझे को एक कंपनी को कितना पे करना पड़ रहा है। प्राइस से इसका कोई मतलब नहीं, मार्केट प्राइस से मतलब नहीं। वो तो दूसरे सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसके बेसिस पे वो प्राइस मूवमेंट होता है, मार्केट प्राइस वो अलग चीज है। ओके सर 12% आएगा। सर 12 आएगा। 12 यस आएगा, सर। ठीक है, देखते हैं। The current market price of an equity share of a company is 90 rupees. The current dividend per share is 4.5. In case dividends are expected to grow at rate of 7%, calculate cost of equity capital। ठीक है, हाँ, 12% ना, कि 12.5 यस बोला था। सर। यस सर। हाँ, सर 12%, 12%। करेक्ट, 12%, करेक्ट। 12%। 4.5 देखो, किसी भी तरह से जैसे इसमें किया गया उस तरह से भी कर सकते हैं, या तो इंटू 100 करके आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह से आप करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंटू 100 नहीं किया, बाद में किया 0.12 और 12%। आप किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। तो 4.5 डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस 90 रुपीज प्लस 7%, मतलब अगर आप जो देखो, अगर इंटू 100 नहीं कर रहे हो तो 0.07 लिखना होगा, वरना आप 7 भी लिख सकते हो अगर इंटू 100 आपने पहले कर दिया तो। ठीक है, तो ये आपका 12% आ जाएगा। 5% आपका उधर से, और जो ग्रोथ है वो 7%, तो 5 + 7 यानी 12%।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स द एक्स लिमिटेड calculate the cost of equity capital. Each share is of 150 each. मतलब हर एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 150 रुपीज है। द अंडर राइटिंग कॉस्ट ऑफ शेयर अमाउंट टू 2%। अब ये अंडर राइटिंग एक कॉस्ट होता है जो जब आप इक्विटी शेयर कोई भी कंपनी इशू करते हैं तो उनको अंडर राइटिंग उनकी कॉस्ट लगती है। अभी अंडर राइटिंग, अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे ये खैर ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, ये वैसे ये चीजें आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब आप लोग अगर जिसने भी फाइनेंस ऑप्ट किया वो उसके लिए ये सारे सब्जेक्ट होंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में होगी। जब कंपनी शेयर इशू करते हैं, आईपीओज लेके आते हैं, ठीक है, तो उस समय अंडर राइटिंग कॉस्ट, अंडर राइटिंग एक्सपेंडिचर्स को पे करना पड़ता है कंपनीज को। तो अंडर राइटिंग से मतलब है, मैं बता देता हूँ, अंडर राइटिंग से मतलब है जैसे सपोज एबीसी कंपनी है, ठीक है, इनको शेयर इशू करना है। तो शेयर जब इशू करते हैं, इक्विटी जब इशू करते हैं तो जो है अभी सपोज कंपनी को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, और वो शेयर इशू कर रहे हैं, तो और तो कंपनी शेयर इशू करते समय उसको लगता है कि पता नहीं ये सब्सक्राइब होंगे कि नहीं, लोग लेंगे या नहीं, ठीक है, अगर उसे डाउट है, या लगभग सभी कंपनीज अंडर राइटिंग के लिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उनको एश्योरेंस देंगे, ठीक है, जो भी जिनके थ्रू वो इक्विटी इशू कर रहे हैं वो एश्योरेंस देंगे कि भाई हाँ आपके 60% सब्सक्राइब हो जाएंगे, 70% सब्सक्राइब हो जाएंगे, या 90% सब्सक्राइब हो जाएंगे, या 100% सब्सक्राइब हो ही जाएंगे, वो एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। जो अभी कंपनी क्या करते हैं, इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक वगैरह होते हैं इनके थ्रू वो अपने जो भी इक्विटी जो भी शेयर्स है वो इशू करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अंडर राइटर्स होते हैं उनको बोलते हैं अंडर राइटर्स, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो एश्योरेंस देखते हैं कि भाई हाँ आपके इतने परसेंट ऑफ आपका शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं, इन केस नहीं होते हैं, तो मैं उसको ले लूंगा, उतने शेयर्स मैं ले लूंगा जितने नहीं हो पाए, ठीक है। सपोज मैंने 50% का एश्योरेंस दिया तो मैं 50% अगर नहीं हो पाए तो मैं 50% पूरा वो सब्सक्राइब कर दूंगा, जो भी अंडर राइटर होगा सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है, तो इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो इसके लिए अभी ये इसके लिए जो भी अंडर राइटर्स होते हैं उनको पे करना होता है, यानी कंपनी पे करती है अंडर राइटर्स को वो कॉस्ट, ठीक है, उस कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द अंडर राइटिंग कॉस्ट पर शेयर अमाउंट टू 2%, 2% इनका अंडर राइटिंग कॉस्ट लग रहा है शेयर को इशू करने में। The following are the dividend paid by the company for last 5 years. तो जो लास्ट 5 years में इनका जो डिविडेंड है वो है ये पूरा 2007, 8, 9, 10, 11, 12, ये इनका डिविडेंड है पर शेयर, ठीक है। द कंपनी हैज फिक्स्ड पे आउट रेशियो, द एक्सपेक्टेड dividend on new share amount to rupees 14.10। तो जो एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर का वो है 14.10। अभी प्रॉब्लम क्या यहाँ पर हो रही है, मेरे पास ग्रोथ रेट नहीं है, मेरे मुझे मुझे प्राइस भी पता है, मार्केट प्राइस भी पता है मुझे, मेरे पास डिविडेंड भी है, लेकिन मेरे पास ग्रोथ रेट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड बता दिया, ठीक है। अब आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, द कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट विल बी नेसेसरी ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, ठीक है। लास्ट 4 years से मतलब है, अगर देखो यहाँ पे प्राइस जो है 2007 में वो 10.5 था, एक साल में कितना हो गया, आफ्टर 1 year 11, after 2 year 12.5, after 3 year 12.75, after 4 year 13.40, ठीक है। तो 4 years हुई तो हुए, 4 साल ही तो हुए, 4 साल में ही तो प्राइस 10.5 से 13.40 तक पहुंचा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है, ड्यूरिंग द लास्ट 4 years
and not 5 years, since dividend at the end of 2007 are being compared with dividend at the end of 2011. The dividend declared by company have increased from 10.50 to 13.40, giving to compound factor of 1.276. कैसे आया ये आया 13.40 को 10.50 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। 13.40 डिवाइडेड बाई 10.50 को ये 13.40 को डिवाइड कर 10.50 से डिवाइड करने के बाद जो कंपाउंड फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1.276, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए जो है जो 2007 में थे वो 2011 में 1.276 हो गए। यही तो मतलब हुआ इसका, मतलब 10 रुपए 50 पैसे जो 13 रुपए 40 पैसे हो गए। अगर मैं उसको कंपाउंड फैक्टर 1.276 है, इसका मतलब ये हुआ 1 रुपए जो 2007 में थे वो 1.276 हो गए 2011 में, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। अभी आपको क्या करना है, मुझको पता है टर्म कितना है 4 ईयर, मुझको पता है कंपाउंड फैक्टर 1.276, मुझे अभी ग्रोथ पता करनी है। तो उसके लिए मुझे फ्यूचर वैल्यू जो टेबल होता है वो देखना पड़ेगा। हम लोग ने पढ़ा है ना, फ्यूचर वैल्यू टेबल पढ़ा हुआ है, हम लोग ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा हुआ है। वहां पर ये देखना है कि 4 ईयर में ये कंपाउंड फैक्टर के सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है, ठीक है। मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ 1.276, ये याद रखना। फिर मैं एक टेबल शेयर करता हूँ अभी, उससे समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं कि भाई आपको कंपाउंड फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं अभी टेबल शेयर कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग को टर्म पता होता था, ठीक है, ड्यूरेशन पता होता था, हम लोग को इंटरेस्ट रेट पता, डिस्काउंट रेट पता होता था, और हम लोग वैल्यू निकालते थे। अभी हमको पास वैल्यू भी है, ठीक है, जो टेबल वैल्यू होता है, जो कंपाउंड फैक्टर होता है वो है हमारे पास, और ड्यूरेशन 4 इयर्स वो है। हमें इंटरेस्ट पता करना है, हमें डिस्काउंट पता करना है, ठीक है। और ये चीज आप टेबल से ही पता कर सकते हैं, कैलकुलेट करना थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर वैल्यू टेबल, हाँ। तो जो आपका जो भी फैक्टर, जो कंपाउंड फैक्टर था वो था 1.276 समथिंग था, ठीक है। 1, हाँ करेक्ट, 1.276। तो अभी यहाँ पर जैसे आपको टेबल दिख रहा होगा, तो अभी ये ईयर वाला पार्ट है, ये आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या डिस्काउंट रेट वाला पार्ट है। तो अभी हमको ये पता है कि 4 इयर्स, ये 4 इयर्स तो है। अभी 1.276 के करीब कौन सा जो है मुझे दिख रहा है 1.2, हाँ 1, यहाँ पे देखिए 1.26 है, इधर 1.3 आ गया, इधर 1.21 है। तो सबसे करीब जो है वो ये है, ये वैल्यू है 1.2625, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड फैक्टर है उसके सबसे करीब वैल्यू यही मुझे दिख रही है, 4 इयर्स में ही मुझे देखना है, तो उसके करीब सबसे ये वैल्यू दिख रही है 1.2625, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 6%। तो इसका मतलब आपका जो ग्रोथ रेट है वो कितना हुआ 6%।
ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्रोथ रेट भी है, अभी हमारे पास मार्केट प्राइस भी है, और अभी हमारे पास डिविडेंड भी है, और बस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर हमें टेबल प्रोवाइडेड होगी ना? बिल्कुल प्रोवाइड होगी, बिल्कुल प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, यानी डिविडेंड इन जो दिया गया है क्वेश्चन में वो 14.10 फ्यूचर का, और उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था 150 प्राइस है, मगर 2% अंडर राइटिंग कॉस्ट भी लग रही है, तो वो 2% माइनस कर दिया है। ठीक है, यानी कि 2% यानी कि करीब 3 रुपए, 3 रुपीज, यानी 150 माइनस 2% यानी कि 147 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंड डिविडेंड 14.10, एक सेकंड, डिविडेंड 14.10 डिवाइडेड बाय 147 आपका हो गया नेट प्रोसीड इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट 6%। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया 15.6%। ओके, तो 147 कैसे आएगा? 147, अच्छा ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है दो जो अभी शेयर प्राइस है, ईच शेयर इज ऑफ 150 रुपीज। ठीक है, पर 150 रुपए का शेयर है, मगर इन्होंने ये भी बोला है कि अंडर राइटिंग कॉस्ट भी लग रही है, उस पर अंडर राइटिंग कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट पर शेयर अमाउंट टू रुपीज 2%। ठीक है, यानी कि 150 का 2% आपका कॉस्ट लग रही है उसको, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना, कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो वो 2% माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 147, और इधर आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया गया है। ठीक है, 14.10, तो 14.10 डिवाइडेड बाई 147 इंटू 100 प्लस ग्रोथ हम लोग ने अभी कैलकुलेट की है 6%, वो ऐड और कर दो, आपका आ जाएगा करीब करीब 15.6%। ओके, एक बार इसको करो आप लोग, फिर से देखो, करो, कुछ अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो बताओ मुझे। एक बार पूरा जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ो एक बार, और अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो समझाओ, बताओ मुझे। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर एक बार क्वेश्चन शो कर दीजिए सर, इसके ऊपर वाली स्लाइड। ठीक है, अच्छा मैंने CAPM की जो PPT थी वो